प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 6 के भूगोल विषय के पाठ मानचित्र के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज JCERT के तरफ से संचालित DigiSath कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग आज क्लास 6 के चैप्टर 4 मानचित्र का अध्ययन करेंगे। मानचित्र न केवल भूगोल विषय के लिए वरन किसी भी विषय के अध्ययन या अपने जीवन में उपयोग करने के लिए एक आवश्यक अंग है। अतः हमें मानचित्र के बारे में अवश्य जानना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में व्यवहारिक रूप से इसकी ज़रूरत हमेशा पड़ते रहती है। तो आइए आज हम लोग मानचित्र क्या है, इसे कैसे देख सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को समझने के लिए इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए मानचित्र को देखते हैं। तो बच्चों, आपके सामने ये एक भारत का मानचित्र है और यह एक ग्लोब है। तो सबसे पहले देखेंगे ग्लोब और मानचित्र दोनों में क्या अंतर है। तो ग्लोब पृथ्वी का मॉडल है, हम शक्ल है, हम रूप है। पूरे पृथ्वी को हम चूँकि एक बार में नहीं देख पाते हैं, अतः पूरे पृथ्वी को एक बार में कैसे देखें, इसके लिए एक पृथ्वी का छोटा रूप ग्लोब का निर्माण किया गया है, जिसके द्वारा हम संपूर्ण पृथ्वी को एक बार में कैसे यह गोल होते गई है इसको, और किस दिशा में जल और स्थल किस प्रकार से वितरित है, इसको समझ पाते हैं। लेकिन ग्लोब का अपना महत्व होते हुए भी मानचित्र का अध्ययन में और जीवन में व्यापक महत्व है। जैसे अगर हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के समय किताब में हम ग्लोब को नहीं रख सकते हैं। ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने लाने में दिक्कत हो सकती है। मानचित्र को छोटे रूप में बड़े रूप में कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। तो ग्लोब भी मानचित्र के तरह हमें अध्ययन में सुविधा प्रदान करता है, लेकिन मानचित्र मैप का एक अपना महत्व है। तो आइए मैप को देखते हैं। मानचित्र के अध्ययन की कला को मानचित्र कला कहते हैं। अर्थात इस मानचित्र कला में मानचित्र और उसकी रचना संबंधी अध्ययन किया जाता है। कार्टोग्राफी, मानचित्र कला को अंग्रेजी में कार्टोग्राफी कहते हैं। तो ये मानचित्र को हम कैसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं, इसके बारे में एक कुछ चित्र बना हुआ है, इसको जानना और समझना होगा। मानचित्र जब छोटे छोटे रूपों में पूरे विश्व का हो, किसी देश का हो, राज्य का हो, एक संग्रहित रूप में पुस्तक के रूप में हमारे सामने रहता है, तो उसी को एटलस कहते हैं। यानी एटलस क्या है? मानचित्रों का संग्रह है, कलेक्शन ऑफ मैप,
जिसमें तथ्यों का भी संग्रह होता है और अधिक से अधिक हमें जानकारी मिल पाती है। तो वैसी पुस्तक को, वैसे संग्रह को ही हम एटलस कहते हैं। मानचित्र है क्या? तो मानचित्र पृथ्वी पर की दूरी, जैसे मान लिया जाए कि रांची से दिल्ली की दूरी बहुत अधिक है, हजारों किलोमीटर है, तो ये पृथ्वी पर की दूरी को कागज पर दिखाने की कला है। यानी पृथ्वी पर की जो वास्तविक दूरी होती है उसी को मानचित्र पर, कागज पर कम करके दिखाते हैं। जैसे ये दिल्ली है और यह रांची है, तो दिल्ली से रांची की दूरी इतनी है मानचित्र पर, लेकिन पृथ्वी पर बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा है, हजारों किलोमीटर है। तो उस 1000 किलोमीटर को इस कागज़ पर कम दूरी पर दिखाए हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर की वास्तविक दूरी को कागज़ पर दिखाना मानचित्र है, लेकिन एक स्केल के द्वारा, एक मापनी के द्वारा। दोनों के बीच पृथ्वी पर की दूरी, जैसे रांची से दिल्ली की, और कागज़ पर की दूरी का अनुपात है, एक रेशियो है, जिसे हम स्केल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अर्थात मानचित्र के निर्माण में स्केल एक आवश्यक तत्व है, एक आवश्यक कंपोनेंट्स है, घटक है। जैसा कि इस मानचित्र में भी हम देख रहे हैं, यहाँ एक स्केल बना हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। इस स्केल के आधार पर ही यह पूरा मानचित्र बना हुआ है, मैप बना हुआ है। तो मानचित्र के निर्माण में कुछ आवश्यक शर्तें होती है, कंडीशंस होता है, जिसके द्वारा ही हम मैप बना सकते हैं। तो आइए उसको देखते हैं। आप इस चित्र को देख रहे हैं, यह पृथ्वी का एक मॉडल है और इस पर कुछ रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची हुई है, हरी हरी लाइन है, बीच में लाइन रेड कलर का है लाइन। तो ये जो हरी और लाल रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर एक दूसरे के समानांतर बराबर दूरी पर खींची हुई है, यह रेखा अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड लाइन, लाइन ऑफ पैरेलल, समानांतर रेखा कहलाती है। जैसा कि इस चित्र में भी देख रहे होंगे, ये रेखाएं खींची हुई है, यही अक्षांश रेखा है। तो सबसे पहले ये अक्षांश रेखा का निर्धारण करते हैं। उसके बाद दूसरे चित्र में देख रहे हैं कि यह उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल, और यह दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाकर रेखाएं खींची हुई है। ये लाइन देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहलाती है। इसे मेरिडियन भी कहते हैं। ये हम लोग पीछे के अध्याय में पढ़े हैं, हमारी पाठ्य पुस्तक में इसे पढ़ना है, इसलिए इसकी चर्चा यहाँ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। तो ये अक्षांश रेखा और ये देशांतर रेखा, ये दो रेखाओं को पहले सादे कागज़ पर खींचा जाता है। जैसा कि इसमें देख रहे हैं, ये देशांतर रेखा दिखाई दे रहा होगा और यह अक्षांश रेखा। इस तरह से अक्षांश और देशांतर रेखाओं का पहले एक जाल बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। और जब ये जाल नेटवर्क बन जाता है, तब इसी नेटवर्क पर, जिसे ग्रिड कहते हैं, इसी ग्रिड पर पूरे पृथ्वी या पृथ्वी के किसी एक भाग का मानचित्र, मैप बनाते हैं। तो मानचित्र बनाने के लिए सबसे पहले अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल बनाना पड़ता है, और ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल प्रक्षेप, प्रोजेक्शन कहलाता है। जैसे कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं, ये अक्षांश देशांतर का जाल बना हुआ है, पूरे मैप में दिखाई देगा आपको, और ये प्रक्षेप, प्रोजेक्शन कहलाता है। और इसी प्रोजेक्शन पर मानचित्र बनाते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले अक्षांश और देशांतर रेखा सादे कागज पर खींच लिया जाता है।
इस तरह का प्रोजेक्शन बनाने का काम, प्रक्षेप बनाने का काम सबसे पहले प्राचीन काल में ही यूनानी विद्वानों द्वारा किया गया था। यूनान यानी जिसे ग्रीस कहते हैं और वहाँ के निवासियों को ग्रीक कहते हैं, तो ग्रीक लोगों द्वारा पहली बार इस तरह का प्राचीन काल में प्रक्षेप बनाया गया था। और चूँकि आप पहली बार कक्षा 6 में भूगोल विषय से अवगत हुए हैं, तो आपको यह भी जानना चाहिए कि भूगोल का प्रारंभ मूल रूप से वास्तव में यूनान में हुआ था और वहीं के एक प्रसिद्ध विद्वान हुए थे जिनका नाम है इरेटास्थनीज। इरेटास्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का जनक कहते हैं। उन्होंने पहली बार पृथ्वी की परिधि खींचने का प्रयास किया था, परिधि खींचकर उस पर पहली बार 7 अक्षांश और 7 देशांतर रेखाओं को निर्धारित किया था। उसके बाद यूनान के ही एक और विद्वान हुए जिनका नाम हिपार्कस है। हिपार्कस, आगे की कक्षाओं में जब आप जाएंगे तो आपको हिपार्कस, थेल्स, इरेटास्थनीज, पाइथागोरस आदि का नाम गणित की किताबों में भी पढ़ने के लिए मिलेगा। तो वही विद्वान थे जिन्होंने गणित के विकास में भी बहुत सारे योगदान दे चुके थे। तो हिपार्कस ने ही पहली बार वृत्त को 360 डिग्री में बांटा था। आपको पता होना चाहिए कि वृत्त अधिक से अधिक 360 डिग्री में बटा होता है। तो हिपार्कस ने इरेटास्थनीज द्वारा खींची गई 7 अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जगह पर, प्रक्षेप पर, प्रोजेक्शन पर 11 अक्षांश और देशांतर रेखाओं को खींचा था। उसके बाद महान गणितज्ञ, भूगोलवेता थेल्स ने उसका और विस्तार किया। लेकिन बाद में एक और दार्शनिक विद्वान हुए टॉलमी, क्लॉडियस टॉलमी ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिया में विश्व के 27 छोटे छोटे मानचित्र बनाया और उन्हीं मानचित्रों को मिलाकर पहली बार पृथ्वी का एक बड़ा मानचित्र बना था। वैसे पृथ्वी का, संपूर्ण पृथ्वी का मानचित्र बनाने का पहली बार श्रेय यूनान के ही एक विद्वान एनेक्जीमेंडर को जाता है। तो इस तरह से टॉलमी के आधार पर आगे मानचित्र बनने लगा। अतः टॉलमी को मानचित्र का निर्माता और इस ग्लोब का निर्माता कहा जाता है। टॉलमी ने ही अर्थात पहली बार मानचित्र और ग्लोब दोनों का निर्माण किया, इसका श्रेय उन्हें जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बाद मानचित्र के लिए दूसरा प्रमुख घटक कंपोनेंट्स क्या आवश्यक है। तो दूसरा कंपोनेंट्स घटक हम लोग यहाँ देख रहे हैं, एक स्केल बना हुआ है। जैसा कि मानचित्र में भी देख रहे थे, यहाँ स्केल बना हुआ है, ये स्केल है। तो ये स्केल क्या है? मानचित्र पर की दूरी और पृथ्वी पर की दूरी का अनुपात स्केल है। अर्थात अगर मानचित्र पर की दूरी 5 सेंटीमीटर है और पृथ्वी पर की यही दूरी 100 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर पृथ्वी पर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर में दर्शाया गया है। यही अनुपात स्केल कहलाता है, मापनी कहलाता है। इसे निकालने के नियम होते हैं। इसको निकालने के लिए, इस अनुपात को निकालने के नियम को प्रतिनिधि भिन्न RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। उसको कैलकुलेट किया जाता है कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है स्केल मानचित्र पर, मैप पर, तो पृथ्वी पर वाले
दूरी को भी सेंटीमीटर में बदल दिया जाता है, अर्थात दोनों को एक ही यूनिट अर्थात इकाई में बदल दिया जाता है। और इस तरह से ए स्केल का निर्धारण किया जाता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं इस स्केल में 0 100, और अगर यह दूरी 1 इंच है अर्थात ये 1 इंच बराबर जो मानचित्र पर 1 इंच है वो पृथ्वी पर 100 किलोमीटर को दिखा रहा है। तो इस तरह से आप किन्हीं दो स्थानों की दूरी को मानचित्र पर निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये आपके देश में स्थित महानगर मुंबई है और मुंबई से दिल्ली की दूरी निकालनी है, तो यहाँ दिल्ली है, तो दिल्ली से मुंबई की दूरी हम इस तरह से माप सकते हैं कि अगर ये दूरी 10 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर बराबर इस मैप में दिया हुआ है 43 किलोमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर को 43 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 10 सेंटीमीटर को 43 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो दूरी आएगा वही हो जाएगा वास्तविक दूरी। जैसे ये माना हुआ है, एक कल्पना किए हैं, अनुमानित है, तो ये 430 किलोमीटर आया। तो इस तरह से दो स्थानों की दूरी को हम आराम से पूरे विश्व का कहीं का भी निकाल सकते हैं मानचित्र को देखकर। लेकिन आपका एक प्रश्न हो सकता है कि सड़क तो घूमते फिरते जाती है, रेलवे लाइन घूमते फिरते जाती है, तो सीधे दूरी से सही दूरी कैसे निकाल लेंगे? ये तो एयर डिस्टेंस हो सकता है जो घूमते फिरते नहीं जाता है। तो इसका भी एक उपाय आप कर सकते हैं और अनुमानित दूरी निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई सड़क दिल्ली से ऐसे घूमते हुए मुंबई पहुंची, तो मानचित्र पर सड़क जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे एक धागा बिछा देंगे और धागे को सीधा कर देंगे और फिर उस धागे की लंबाई को माप लेंगे, तो हम सड़क की लंबाई निकाल सकते हैं और सड़क मार्ग की दूरी भी बता सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका है कि अगर आप मानचित्र पर स्केल को समझते हैं तब आप दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मानचित्र प्रक्षेप जिस पर मानचित्र बनता है, दूसरा मानचित्र स्केल के आधार पर बनता है। तो ये दोनों जानने के बाद मानचित्र के और कौन कौन से घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उसको देखते हैं। तो हम लोग मानचित्र के निर्माण में ग्रिड यानी मानचित्र प्रक्षेप और मापनी के देखने के बाद अब मानचित्र की भाषा के संबंध में देखते हैं। मानचित्र की भाषा अर्थात मानचित्र निर्माण के तीसरे प्रमुख घटक कंपोनेंट्स, और वह है संकेत, रूढ़ि चिन्ह या प्रतीक चिन्ह। तो आइए देखते हैं प्रतीक चिन्ह क्या है। तो मानचित्र में देख रहे होंगे कि अलग अलग ये चिन्ह बना हुआ है। ब्लू रंग की लाइन, काले रंग का डॉटेड लाइन, रेड लाइन, रेड में भी मोटी लाइन, पतली लाइन। तो ये अलग अलग बना हुआ है, यानी ये अलग अलग संकेत हैं। त्रिभुज के रूप में, बिंदु के रूप में, रेखा के रूप में। ये मानचित्र में सिंबल होते हैं, रूढ़ चिन्ह होते हैं जो अलग अलग तथ्यों को स्पष्ट करते हैं, फैक्ट को बताते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री दो देशों के बीच देखनी है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री यहाँ लिखा हुआ है इंटरनेशनल बाउंड्री, और ये डॉटेड लाइन है काला मोटा। तो अब भारत में देखिएगा कि भारत और ये नेपाल है, तो इसके बीच यही काली डॉटेड लाइन सीमा रेखा बना रहा है। नेपाल और चीन के बीच भी देखिए, दो देशों के बीच एक काली लाइन डॉटेड सीमा रेखा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण कर रहा है। तो एक संकेत हुआ कि जहाँ भी इस तरह का लाइन इस मैप में रहेगा वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, दो देशों को बांटने वाली रेखा है। उसी तरह से कुछ और चिन्ह को देखते हैं, जैसे नीली लाइन, ब्लू लाइन। तो जहाँ जहाँ भी इस मैप पर ब्लू लाइन दिखाई देगा ये जल है, और अगर लंबी लाइन है ब्लू लाइन तो ये नदी है, रिवर को दिखा रहा है।
जैसे अगर हम भारत में देखें तो ये नीली लाइन गंगा नदी है और इधर से जो नीली लाइन आ रही है ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो इस तरह से मानचित्र में सिंबल, संकेत या रूढ़ चिन्ह मानचित्र की भाषा है, यानी वह तथ्यों के बारे में बता रहा है, हमें समझ प्रदान कर रहा है। अब मानचित्र की भाषा यानी रूढ़ चिन्ह को देखने के बाद इसके अगले घटक कंपोनेंट्स को देखते हैं। मानचित्र पर दिशा का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। आप किसी भी मानचित्र को देखेंगे तो उस पर एक तीर का निशान बाईं ओर होगा और वहाँ एन लिखा हुआ रहेगा नॉर्थ, अर्थात वह उत्तर दिशा को बता रहा है। तो मानचित्र में यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि ऊपर में उत्तर नॉर्थ और उसके विपरीत नीचे दक्षिण साउथ, इस तरफ पश्चिम वेस्ट और उस तरफ पूरब ईस्ट है। तो अगर ना भी लिखा रहे तो आप घबराएंगे नहीं, वह दिशा एक ही होगा, विश्व का कोई भी मानचित्र हो। तो इस तरह से 4 प्रमुख दिशाएं हुई, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, और इसे कहते हैं कार्डिनल दिशा, डायरेक्शन, दिक् बिंदु। और दिक् बिंदु के बाद 4 अन्य दिशाएं होती है जिसे इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहते हैं, और वह होता है नॉर्थ ईस्ट जो यह है, दूसरा होता है साउथ ईस्ट जो यह है, और तीसरा है साउथ वेस्ट यह है, और चौथा है नॉर्थ वेस्ट जो यह है। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4 और दिशाएं हुई। और अगर इसे फिर से एक बार देखें तो ये नॉर्थ ईस्ट है, यह साउथ ईस्ट है, यह साउथ वेस्ट है और यह नॉर्थ वेस्ट है। तो इस तरह से 4 मुख्य दिशा और 4 इंटरमीडिएट दिशा है। अब इस दिशा को जानने के लिए एक यंत्र का प्रयोग करते हैं, मशीन का प्रयोग करते हैं, उपकरण का प्रयोग करते हैं, जिसका नाम है कंपास। और कंपास का चुंबकीय सुई हमेशा नॉर्थ की ओर होता है, तो उसके माध्यम से भी हम नॉर्थ दिशा का ज्ञान कर लेंगे, और जब नॉर्थ का ज्ञान कर लेंगे तो अपने आप अन्य दिशाओं का ज्ञान हो जाएगा। अब मानचित्र पर दिशा समझने के बाद, डायरेक्शन के बाद, इसका एक अन्य महत्वपूर्ण घटक कंपोनेंट मानचित्र पर रंग है, कलर है। और रंग या कलर के आधार पर मानचित्र को हम समझ सकते हैं। जैसा कि इस मानचित्र में मैप में देख रहे हैं, इस मैप में आपको रंगों का मिश्रण दिखाई दे रहा होगा। तो ये रंग किस लिए भरे जाते हैं? तो इस रंग को भरने का उद्देश्य होता है तथ्यों को, फैक्ट को स्पष्ट करना, तथ्य को स्पष्ट करना। अब तथ्य को कैसे स्पष्ट करेंगे? तो यहाँ हमें यह जानना होगा कि हरा रंग क्या बता रहा है, पीला क्या बता रहा है, ये लाल क्या बता रहा है। तो इसके लिए सारी चीज़ें मानचित्र पर ही स्पष्ट कर दिया जाता है। जैसे आप यहाँ एक देख रहे हैं सिंबल, संकेत, जो स्केल की तरह बना हुआ है, और यह जो सिंबल या संकेत है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा हुआ है सी लेवल, समुद्र तल। अर्थात यह जान लेना भी यहाँ जरूरी है कि किसी स्थान की ऊंचाई या गहराई को समुद्र तल, सी लेवल से मापा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि यह एक स्थलाकृति है, यानी कि ये स्थल भाग है, लैंड है, और यहाँ से समुद्र शुरू हो गया, सी शुरू हो गया, और ये सी लेवल है, समुद्र का सतह है, समुद्र का तल है। और इस से लेवल से यहाँ से गहराई मापा जाता है समुद्र का, और इसी समुद्र के सतह से ऊपर ऊंचाई मापा जाता है। अब आप कहिएगा यहाँ की ऊंचाई ऐसे मापेंगे तो नहीं, ये ऊंचाई गलत निकल जाएगा आपका। इसको मापने के लिए ठीक इसके सामने समुद्र की ऊंचाई मापेंगे और यहाँ से मिलान करेंगे,
और ये ऊंचाई जो आएगा यही इस स्थल की ऊंचाई होगी। यानी इसके बारे में अभी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यह यंत्र होता है, उपकरण होता है जिसके द्वारा ऊंचाई मापा जाता है एक कोणीय दूरी निकालकर, और इसी तरह से हम लोग ऊंचे ऊंचे पर्वतों की ऊंचाई ज्ञात करते हैं, हाइट को ज्ञात करते हैं। तो इस चित्र में जो हम देख रहे हैं कि यह समुद्र का सतह है, तो समुद्र के सतह से ऊपर हरा भाग है और एक कम हरा पीला लाल में बदलते जा रहा है। और यहाँ लिख रहा है 150 मीटर, 300 मीटर, 600 मीटर, 900 मीटर, यानी ये ऊंचाई को दिखा रहा है, बढ़ते जा रहा है। यानी जैसे जैसे रंग बदल रहा है मानचित्र में ऊंचाई भी बढ़ते जा रहा है। और यहाँ देखिए समुद्र सतह से नीचे ब्लू रंग है, नीला रंग है, और नीला रंग गहरा नीला होते जा रहा है। 75 मीटर, 300 मीटर, 1500 मीटर, यानी कि जितना ज़्यादा गहरा हो रहा है उतना ही गहराई बढ़ते जा रहा है। तो अब इस चित्र में देखते हैं कि ये समुद्र का किनारा है और सबसे पहले हरा है, यानी मैदान है, प्लेन है, यानी ऊंचाई कम है। और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रहा है इससे मिलान कीजिएगा तो पीला होते जा रहा है, यानी कि पठार बनते जा रहा है, ऊंचाई अधिक है। तो हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि जो हरा है वो मैदान है और ऊंचाई बढ़ गया है, पीला हो गया है, अर्थात ये सब पठार है। और अधिक ऊंचाई होने पर लाल हो रहा है, अर्थात जो लाल भाग है ये ज़्यादा ऊंचा है और यह पर्वत है। यानी हरा मैदान है, पीला पठार है और लाल रंग पर्वत है, ऊंचाई बढ़ रहा है। और कम नीला है, इसकी गहराई समुद्र में कम है, और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं गहराई बढ़ते जा रही है। तो हम रंग के आधार पर इन स्थलों को पहचान लेते हैं मानचित्र में कि कौन स्थल कितना ऊंचा है और कौन स्थल कितना कम ऊंचा है या समुद्र में गहरा है। तो इस तरह से रंगों का अपना महत्व है मानचित्र में। तो रंग को समझने के बाद प्यारे बच्चों, अब हम लोग मानचित्र का प्रकार देखेंगे। मानचित्र अलग अलग उद्देश्य से बनाए जाते हैं, इसलिए उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। प्यारे बच्चों, आपके सामने दो प्रकार के मानचित्र लगे हुए हैं। अब दोनों मानचित्र को देखिए और पहचानिए कि कोई अंतर है। तो अंतर दिखाई दे रहा है। इसमें रंगों का मिश्रण है, यानी एक रंग दूसरे रंग से मिला हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि इसमें अलग अलग रंग अलग अलग क्षेत्र में स्पष्ट रूप से बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि ये दोनों मानचित्र अलग अलग उद्देश्य से बनाए गए हैं। तो मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। आपके सामने यह मानचित्र फिजिकल मैप, भौतिक मानचित्र है। भारत का भौतिक मानचित्र फिजिकल मैप है और इस फिजिकल मैप में भौतिक स्थलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे पर्वत, यहाँ देख रहे हैं अधिक ऊंचाई वाला लाल भाग पर्वत है, माउंटेन है। और आपको पता होगा या नहीं भी है तो जानना चाहिए कि हमारे देश के उत्तरी भाग में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत है। और देखिए इस तरह से हिमालय लाल है और सबसे ऊंचा है, ये अलग रंग से दिखाया गया है। उसी तरह से हमारे देश में गंगा का मैदान है, गंगा नदी द्वारा बनाया गया है और वह मैदान ये हरा रंग से दिखाई दे रहा है। दक्षिण भारत में ये पीला भाग पठार के रूप में है और इस पठार का विस्तार देखिए पीला यहाँ तक दिखाई दे रहा है, जिसमें कुछ ऊंचे भाग हैं जो लाल रंग से हैं। और यही हमारा राज्य झारखंड है और झारखंड में पठारी भूभाग अधिकांश क्षेत्र पर है, जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं, इसलिए पीला है। और इसके पश्चिमी भाग में जो अधिक ऊंचा है
पाट पठार का क्षेत्र है और ये लाल रंग से है क्योंकि ऊंचाई अधिक है। तो अलग अलग रंग से भौतिक मानचित्र में अलग अलग आकृतियों को दिखाते हैं। दूसरा मानचित्र जो है इसे राजनीतिक मानचित्र पॉलिटिकल मैप कहते हैं। पॉलिटिकल मैप अर्थात ऐसे मानचित्र में देश की सीमा, राज्य की सीमा, जिला की सीमा, प्रखंड की सीमा अर्थात राजनीतिक सीमाओं को निर्धारित किया जाता है और उसे दिखाया जाता है। जैसा कि इस मानचित्र में देख रहे हैं, ये पीला वाला भाग लगातार एक साथ दिखाई दे रहा है अर्थात यह एक राज्य को दिखा रहा है और यह एक राजनीतिक इकाई है, पॉलिटिकल मैप है और ये हमारे देश का राज्य राजस्थान है। उसी तरह से हरा देख रहे हैं तो ये हरा भाग लगातार एक साथ दिखाई दे रहा है, तो यह एक राज्य को दिखा रहा है, महाराष्ट्र है। अब इस मानचित्र में अपने राज्य को पहचानिए कि किधर है। तो इस मानचित्र में यह जो भाग एक अलग रंग से दिखाई दे रहा है, ईंट के कलर का, वह झारखंड है। तो राजनीतिक मानचित्र में राज्य को, देश को, जैसे ये पूरा जो एक रंगीन भाग दिखाई दे रहा है भारत है और ये उजला वाला दिखाई दे रहा है ये अलग ही देश है, बांग्लादेश। तो अलग अलग देशों को हम पहचान लेते हैं, राज्यों को पहचान लेते हैं। तो मानचित्र में, भौतिक मानचित्र में स्थलाकृतियों को पहचानते हैं, राजनीतिक मानचित्र में देश, राज्य, जिला की सीमा को पहचानते हैं। उसी तरह से एक तीसरा मानचित्र होता है जिसे थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। मान लिया जाए कि आपके यहाँ वन है, जंगल बहुत अधिक है और जंगल को मानचित्र में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? तो जंगलों को दिखाने के लिए जो मानचित्र बनाया जाएगा उसी को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। उसी तरह से अगर हम वर्षा को, कृषि के उपज यानी फसल को, रेलवे लाइन को, सड़क परिवहन को आदि को दिखाएंगे तो ऐसे मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। तो बच्चों, हम लोग इस चैप्टर में, इस पार्ट में मानचित्र का अध्ययन किए। मानचित्र में यह जाने कि मानचित्र का निर्माण करने के लिए सबसे पहले अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का जाल बनाते हैं जिसे प्रक्षेप कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं। उस पर संपूर्ण पृथ्वी का या किसी एक देश का मानचित्र बनाते हैं। प्रक्षेप निर्माण के बाद एक स्केल, मापनी का निर्धारण करते हैं और उस मापनी के माध्यम से मानचित्र का निर्माण करते हैं। और जब मापनी के माध्यम से मानचित्र बनाते हैं तब उसमें दिशा को, जैसे यहाँ देखिए एन उत्तरी दिशा दिखा रहा है, दिशा का निर्धारण करते हैं और फिर उद्देश्य के आधार पर उसमें रंग भरते हैं, कलर भरते हैं। तो इस तरह से मानचित्र के द्वारा हम विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करते हैं, उसकी भाषा को समझकर तथ्यों को जानते हैं। लेकिन थोड़ी कल्पना कीजिए कि बहुत सारे मानचित्र अपने कॉपी पर ऐसे ही हाथ से कुछ बनाते हैं, झारखंड का चित्र, भारत का चित्र, तो क्या वह मैप है, मानचित्र है? तो नहीं, वह एक रेखा चित्र है, स्केच है, खाका है। अर्थात मानचित्र और रेखा चित्र में क्या अंतर हुआ? तो मानचित्र जो स्केल के आधार पर बनता है, मापनी के आधार पर बनता है, उसे कहते हैं, और रेखा चित्र जो किसी बिना स्केल के मापनी के बनता है, हाथ से खींच दिया जा सकता है, उसे ही रेखा चित्र कहते हैं। और जब किसी छोटे स्तर के क्षेत्र को, जैसे अपने गांव को दिखा रहे हैं, गली को, स्कूल को, गांव से, घर से स्कूल आने जाने वाले रास्ते को कागज़ पर दिखा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, तो छोटे आकार वाले रेखा चित्र को ही खाका कहते हैं। तो यह स्पष्ट अंतर दिमाग में होना चाहिए कि मानचित्र स्केल के आधार पर ही बनता है, मापनी के आधार पर ही बनता है। तो अब आशा है, उम्मीद है
कि आपको मानचित्र के बारे में अच्छी समझ हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।